देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने डीएनए और आरएनए के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज हम उसी से आगे बढ़ लेते हैं। आज हम पढ़ लेते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। अब यहाँ देखिए, जो कोशिका विभाजन जो इसकी खोज की थी वो की थी विरजाऊ ने। किसने की थी? 1855 में। खोज विरजाऊ 1855 में। इनका एक स्टेटमेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब यहां देखिए, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं कि एक कोशिका का दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजन हो जाना है या फिर उसका टूट जाना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। अब जिस कोशिका से विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं और जिन कोशिका में परिवर्तित होता है, जैसे एक कोशिका टूट करके अन्य कोशिकाएं बन गई, जो नवीन कोशिकाएं बनती हैं उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल। तो हम लिख देते हैं, एक कोशिका यानी कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? एक कोशिका का दो या दो से अधिक कोशिका में दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजन होना कोशिका विभाजन कहलाता है। अब देखिए कि जो एक कोशिका होती है ना, जैसे मान के लिए ये कोशिका है, इससे ही अन्य कोशिकाओं का क्या होना? विभाजन होता है, यानी इसी कोशिका से विभाजन होना है। तो इससे जो अन्य कोशिकाएं बनेंगी, देखिए जिस कोशिका से टूटकर विभाजन हो रहा है, इससे टूट रही हैं कोशिकाएं, तो इसे हम बोलते हैं मदर सेल। मदर सेल। अब जिन कोशिका में परिवर्तन होता है यानी विभाजित होती हैं जो कोशिकाएं नवीन, तो इनको हम कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहते हैं? डॉटर सेल। देखिए समझ में आ रहा होगा, इसकी खोज किसने की थी? विरचाऊ ने की थी, 1855 में की थी। और इनका एक स्टेटमेंट है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये कई बार पूछा गया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो कोशिका विभाजन कहते हैं किसे? एक कोशिका का दो या दो से अधिक कोशिका में विभाजन होना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। अब जिस कोशिका से विभाजन होता है, जिस कोशिका में, जैसे माने ये कोशिका, इसमें विभाजन हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? मदर सेल। अब जो विभाजित हो गई कोशिकाएं अन्य, इन्हें हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। ये समझ में आया होगा। अब देखिए, जो कोशिका विभाजन होता है वो तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। चलिए हम पढ़ लेते हैं इसके प्रकार, यानी कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से। कोशिका विभाजन तीन प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है। लिख लेते हैं, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन है ना, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन
और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन अब समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जो असूत्री विभाजन होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। जैसे जीवाणु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, विषाणु हो गया, इसमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन होगा? असूत्री विभाजन होगा। अब जो समसूत्री विभाजन होता है, जिस प्रकार से हम कहीं पे कट जाते हैं या हमारे कहीं पे घाव हो जाता है, तो ये हमारी जो कायिक कोशिका है, कायिक यानी काया मीन्स क्या होता है? शरीर, है ना, सोमेटिक सेल। तो जो समसूत्री विभाजन होता है ये हमारी कायिक कोशिका में होता है। जिस प्रकार से हम कहीं कट जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं धीरे धीरे वो घाव क्या होता है? भर जाता है। कभी ऐसा तो नहीं होगा जैसे मान के चलिएगा हमारे हाथ में कहीं घाव हो गया यहाँ पे, ना, तो कभी ऐसा तो नहीं होगा इस हाथ में, इस जो बाएं पे जो घाव हुआ है इसमें उंगली निकल आए या अन्य कोई भी दूसरा अंग निकल आए, तो ऐसा तो नहीं होता, है ना, क्योंकि जिस प्रकार का जो हमारा घाव होता है वही उसमें क्या होता है? भर जाता है। तो ये इस प्रकार का जो कोशिका का विभाजन होता है वो कौन सा? उसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। अब तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। किस प्रकार की कोशिका में होता है? जनन कोशिका में होता है। मेल में होगा, तो मेल में होगा किसमें? स्पर्म में होगा यानी शुक्राणु में होगा। और जो फीमेल में होता है वो किसमें होगा? ओवम में होता है यानी कि अंडाणु में होता है। और जो कायिक कोशिका होती है, मतलब इसमें जो केवल जनन कोशिकाओं को छोड़ करके किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? यानी कि कायिक कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? कायिक कोशिकाएं होती हैं। और कायिक कोशिका में ही क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है? जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, है ना, या प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये होता है कौन सा? असूत्री विभाजन। चलिए अब इसके बारे में हम एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। तो पहला हम लिख लेते हैं कौन सा? असूत्री विभाजन। तो देखिए, जो असूत्री विभाजन होता है यह जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, सूक्ष्म जीव, या हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, कोशिकाएं, इनमें क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अब मैंने आपको बताया था जो विषाणु होता है ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वो पहले पिछली वीडियो देख लें, तो उनमें ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना, कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसे कहते हैं। और जिन्होंने देख ली हैं उन्हें ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, यानी कि एक दूसरे से पॉइंट क्या है? लिंक है ना। तो देखिए, हाँ, जो विषाणु होता है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि कोरोना वायरस के चपेट में जो व्यक्ति आ जाते थे उसमें क्या होता था कि जो सबसे बहुत तीव्र गति से इसका क्या हो जाता था? कोशिका विभाजन होता था। तो प्रश्न बनता है कि कोशिका का जो विभाजन होता है सबसे अत्यधिक किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो कोशिका विभाजन जो होता है सबसे तीव्र गति से वो किस प्रकार की कोशिका में होता है? वो आपका होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कहाँ ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक है ना, ओके। हाँ, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, इसे देख लेते हैं हम समसूत्री विभाजन को। तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। चलो लिख लेते हैं इसके बारे में। समसूत्री विभाजन, चलिए अलग से लिख लेते हैं समसूत्री विभाजन।
इससे पहले देखिए हम थोड़ा सा जो असूत्री विभाजन था ना, उसमें हम देख लेते हैं किस प्रकार से विभाजन होता है। असूत्री विभाजन, ये सूक्ष्म जीव और जो जीवाणु हो गए और विषाणु हो गए उसमें होता है। जैसे देखिए किस प्रकार से होता है, जैसे ये कोशिका है, तो जिस कोशिका से विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, हम मदर सेल कहते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में ये कोशिका है, अब होता क्या है, दूसरी अवस्था में स्टेज में कोशिका थोड़ी सी फैल जाती है, अगली अवस्था में क्या होता है, ये यानी थोड़ी सी इस प्रकार से पिचक जाएगी। ठीक है ना, और अंत में एक समय आता है कि यहाँ से ये वाला भाग अलग हो जाएगा और यहाँ से ये वाला भाग अलग हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये कोशिका का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो जो सबसे सरल होता है कोशिका का विभाजन, वो किसमें होता है, असूत्री विभाजन होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें सबसे सरल होता है, सबसे आसान होता है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होती है। पहले ही मदर सेल हो गए और ये बाकी अन्य जो कोशिकाएं बनी हैं इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल। क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, सबसे पहले जो समसूत्री विभाजन होता है यह कायिक कोशिकाओं में होता है और इसका काम क्या होता है, घाव को भरना होता है। तो पहले हम कार्य लिख देंगे इसका, क्या होता है, घाव या कटे हुए स्थान या कटे फटे स्थान को भरना। भरना, कहीं भी हमारे घाव हो जाता है या हम कहीं कट फिट जाते हैं तो उसको ये क्या होता है, भरने का काम करता है। ये चीज़ मैं आपको पढ़ाई अभी मैंने आपको समझाया था। कहीं भी हम जैसे कट जाते हैं, घाव हो जाता है, उसके स्थान पर कोई अन्य अंग नहीं निकलता है, वही जो होता है ना, वही उसको घाव को भर जाता है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जो समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, चलिए और हम देखिए आगे देख लेते हैं। अब यह क्या होता है, जो केवल जनन कोशिकाओं में नहीं होता है ये, यानी कि यह केवल कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका हम लिख सकते हैं स्पर्म एंड ओवम को छोड़कर। स्पर्म एवं ओवम को छोड़कर, यानी हम कह सकते हैं यह केवल कायिक कोशिका में होता है। देखिए जो कायिक कोशिका, जो हमारा शरीर बना हुआ है 99% किससे बना हुआ है, कायिक कोशिका से, और जो 1% होता है वो होता है जनन कोशिका से। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं हम इसकी अवस्थाएं देख लेते हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे इसमें जो लिखा है ना समसूत्री विभाजन, इसमें जो क्रोमोजोम होते हैं, मनुष्य में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46, 23 जोड़े। तो इससे जो अन्य कोशिकाएं बनती हैं उसमें भी कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 होंगे, 46 ही होते हैं। इसीलिए इसका नाम है समसूत्री विभाजन, यानी क्रोमोसोम कैसे आते हैं, समान आते हैं, कम बड़ नहीं होते हैं, है ना। यानी कि 46 हैं तो नई जो कोशिकाएं आएंगी उनमें भी 46 ही होंगे, 46 ही होंगे, 46 ही होंगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, तो कि इसके प्रकार देख लेते हैं। जो समसूत्री विभाजन होता है इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। चलो
इसे भी देख लेते हैं। सूत्री विभाजन एक होता है इंटरफेज। एक कौन सी अवस्था होती है? इंटरफेज। इसे हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था। इंटरफेज। दूसरी होती है मीटोसिस फेज। हिंदी में इसे बोलते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था। इसे बोलते हैं सूत्री अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? सूत्री अवस्था। अब इसे समझेंगे। इसका देखिए क्या काम होता है। यानी कि अंतरावस्था में क्या होता है, कोशिका अपना जो विभाजन करने के लिए क्या होती है, तैयार होती हैं। तो इस पे हम लिख लेते हैं कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन की तैयारी। एकदम रेडी हो जाती हैं कोशिकाएं। अब जो सूत्री अवस्था होती है यह भी कितने प्रकार की होती है? यह भी दो प्रकार की होती है। एक तो पहले और बाद में, है ना। अब जो देखिए पहले होता है तो केंद्रक विभाजन। क्या होता है? केंद्रक विभाजन। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। तो सबसे पहले जो विभाजन होगा वो किसका होगा? केंद्रक का होगा। उसके बाद अन्य अवयवों का होता है। ठीक है। बाद में होता है कोशिका विभाजन, यानी पूरी पूरी कोशिका, कोशिका विभाजन। अब जो केंद्रक विभाजन होता है इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब हालांकि जो कोशिका विभाजन होता है ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें ये होता है जो कोशिका जो होती है इसमें 2 केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रक बनते हैं? 2। अब इन्हीं का अलग अलग हो जाना। जैसे एक तो ये कोशिका विभाजन हो गया, दूसरा ये हो गया। ये केंद्रक हैं, आप आंखें मत समझ लेना इनको। क्या है? न्यूक्लियस है ना। लग रहा है कुछ कुछ आंखों जैसा। तो एक कोशिका ये हो गई, एक कोशिका ये हो गई। तो यहाँ से क्या होता है? कोशिका विभाजन। लेकिन इसकी जो केंद्रक विभाजन होता है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं। पहली अवस्था होती है प्रोफेज। प्रोफेज। दूसरी होती है मेटाफेज। मेटाफेज। तीसरी होती है एनाफेज। चौथी होती है टेलोफेज। कौन सी होती है? टेलोफेज। अब इसे हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। देखिए प्रोफेज को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्वावस्था। इसे क्या कहते हैं? पूर्वावस्था। पूर्वावस्था। इसे कहते हैं मध्यमावस्था। पूर्वावस्था हो गया, मध्यमावस्था हो गया, इसे बोलते हैं पश्चावस्था। पश्चावस्था। और जो टेलोफेज होता है
इसे बोलते हैं अंत्यावस्था। अंत्यावस्था। आपको जो भी इजी लगे, इंग्लिश में नाम याद करना है इंग्लिश में कर लेना, हिंदी में करना, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश में नाम याद हैं, तो आपको जो भी उचित लगे आप उसमें नाम याद कर लेना। चलिए अब हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से प्रोफेज से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? प्रोफेज से। तो देखिए जो प्रोफेज में होता कुछ नहीं है, जो क्रोमोजोम होते हैं, है ना, तो एक क्रोमोजोम का यहाँ पे निर्माण होता है। चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोफेज, इसे इरेज कर देते हैं। प्रोफेज। पूर्वावस्था। हिंदी में से क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहली बात तो यह समसूत्री विभाजन की पहली अवस्था है। समसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था, है ना, यानी कि प्रथम और लंबी, सबसे लंबी। सबसे लंबी का मतलब ये इसमें सर्वाधिक समय लगता है, इसलिए सबसे लंबी एवं सर्वाधिक सक्रिय अवस्था है। एवं सर्वाधिक सक्रिय अवस्था है। सर्वाधिक सक्रिय अवस्था। और देखिएगा इसमें आपको सेकंड पॉइंट में ये याद रखना है, जो गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, गुणसूत्रीय पदार्थ में संघनन का प्रारंभ, पदार्थ में संघनन का प्रारंभ, ठीक है। गुणसूत्रीय पदार्थ में क्या हो जाता है? संघनन का प्रारंभ हो जाता है, जो संघनित होकर गुणसूत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? जो संघनित होकर गुणसूत्र बन जाता है। यानी जो पहली अवस्था होती है कौन सी होती है? प्रोफेज होती है। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन की प्रथम अवस्था होगी, सबसे लंबी होती है, सर्वाधिक सक्रिय होती है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्री पदार्थ में क्या होता है? संघनन होता है, और जो संघनित होकर क्या बन जाता है? गुणसूत्र बन जाता है। तो पहली अवस्था हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब दूसरी अवस्था को देख लेते हैं, मेटाफेज। मेटाफेज, मध्यावस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मध्यावस्था। देखिए ये क्या होती है? ये अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, तो इसे भी लिख लेते हैं। यह अध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से सर्वाधिक या महत्वपूर्ण अवस्था। तो प्रश्न आता है कि सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? मेटाफेज होती है। साथ ही साथ इसमें तुर्क तंतु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तुर्क तंतु का निर्माण होता है।
अब आपको मैं समझा देता हूँ कि तुर्क तंतु किसे कहते हैं। देखिए, जैसे ये कोशिका होती है, इसमें केंद्रक होता है ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, केंद्रक का विभाजन। तो इसमें जो स्प्लेंडर फाइबर इंग्लिश में इसे बोलते हैं, ये इस प्रकार का क्या बन जाता है, एक धागा, यानी इसी को बोलते हैं तुर्क धागा या तुर्क तंतु। तुर्क तंतु या तुर्क धागा, इसका यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है। क्यों निर्माण होता है, इसलिए जिससे कि कोश केंद्रक का क्या हो सके, विभाजन हो सके, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी कि 50-50% क्या हो जाए, इसका विभाजन हो जाए। समझ में आ गया तुर्क तंतु। चलिए अगली अवस्था पढ़ लेते हैं। तीसरी अवस्था है आपकी कौन सी, एनाफेज। एनाफेज, एनाफेज हिंदी में आपको मैंने लिखा ही दिया है, लिख लेना आप लोग। अब देखिए, जो एनाफेज में क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं पश्चावस्था। यह कोश का विभाजन की पहली बात तो यही है, यह सबसे छोटी अवस्था होती है। तो लिख देते हैं, कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन की, विभाजन की सबसे छोटी अवस्था, सबसे छोटी अवस्था। पहला पॉइंट तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न आता है, कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, तो कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, एनाफेज होती है। इसमें होता क्या है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, सोम लिख दिया है, क्रोमोसोम। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग, कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब देखिए ध्रुव क्या होता है, ये कोशिका का केंद्रक हो गया, तो इसमें जो अवयव होते हैं, ये देखो इस साइड में आ जाते हैं, आने लगते हैं, ये ध्रुव, ठीक है, इस साइड में आएंगे और उस साइड में जाते हैं। ये है होते हैं पोल, किसकी साइड में जाने लगते हैं, पोल की साइड में जाने लगते हैं। समझ में आ गया, एनाफेज। अब अगली अवस्था देख लेते हैं, टेलोफेज, इसे इरेज कर देते हैं, टेलोफेज। अगली अवस्था कौन सी है, टेलोफेज। टेलोफेज, इसमें क्या होता है कि जो कोशिका के जो अवयव होते हैं, या जो कोशिका के जो गुणसूत्र होता है ना, तो इस कोशिका के जो गुणसूत्र होते हैं, वो ध्रुवों की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। तो लिख देते हैं इसे भी, गुणसूत्र ध्रुवों की विपरीत, ध्रुवों के विपरीत ओर, ध्रुवों के विपरीत एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ध्रुवों के विपरीत क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। और जो गुणसूत्र के जो समूह होते हैं, इसकी ओर जो झिल्ली होती है, इसका निर्माण हो जाता है। इसे भी लिख देते हैं।
गुणसूत्र के समूह में कोशिका झिल्ली का निर्माण, कोशिका झिल्ली का निर्माण। मुझे लग रहा है इंक कम हो गई है, इंक डाल लेता हूं मैं। देखिए इसमें क्या होता है, बस 1 मिनट में थोड़ा सा इंक डाल लूँ इसमें। चलिए अगला पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। एक कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण, 2 केंद्रकों का निर्माण, ठीक है ना। देखिएगा ये कोशिका, इसके अंदर क्या होता है, 2 ये हो गए क्या आपके केंद्रक, इनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किस में होता है, टेलोफेज में होता है। तो यहाँ से आपको चीज़ें याद रखनी है कि गुणसूत्र इकट्ठे कब होते हैं, किस अवस्था में हो जाते हैं, टेलोफेज में होते हैं। गुणसूत्र के जो समूह होता है ना, इस पर झिल्ली किस अवस्था में जो है निर्मित हो जाती है, इसी अवस्था में होती है। कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बन जाते हैं, कब बन जाते हैं, किस अवस्था में बनते हैं, वो भी टेलोफेज की अवस्था में ही बनते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे लिख लेते हैं। अगला है आपका कोशिका विभाजन। इसके मैंने 2 भाग बताए थे आपको, एक तो पहले और दूसरा बाद में। तो अब बाद वाला पढ़ लेते हैं, कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन। पहला पॉइंट तो आप यही लिखेंगे इसमें, यह समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था है। यह समसूत्री कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था है। कैसी अवस्था है, अंतिम अवस्था है। कौन सी, यही वाली। और इसी में क्या होता है, इसी अवस्था में जो कोशिका द्रव होता है ना, 2 भागों में विभाजित होता है। इस अवस्था में, इस अवस्था में कोशिका द्रव 2 भागों में विभाजित हो जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोशिका का यहाँ पे क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अर्थात एक कोशिका का, अर्थात एक कोशिका का एक कोशिका का 2 भागों में विभाजन, यानी कि ये कोशिका है, इसके 2 क्या हो गए, केंद्रक हो गए। इसी में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। एक कोशिका ये बन जाती है, एक कोशिका ये। तो यहाँ पे आकर के कोशिका का विभाजन क्या होता है, यानी कि समसूत्री कोशिका का जो विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, यह क्या होता है, यहाँ पे आकर क्या हो जाता है, पूर्ण होता है, यानी कि कंप्लीट होता है।
अब हम अगला पढ़ लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिका में पाया जाता है। किसमें होता है ये, मतलब पाया नहीं, जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिका में होता है। इसकी प्रश्न आता है, इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज की थी वीजमैन ने। किसने? वीजमैन ने। खोज किसने की थी इसकी? वीजमैन ने की थी। और इसका जो नामकरण किया था ना, इंग्लिश में से मीजोसिस बोलते हैं, तो मीजोसिस इसका जो नामकरण किया था फार्मर एवं मूरे ने किया था। नामकरण फार्मर एवं मूरे, इसने क्या किया था? इसका नामकरण किया था। अब लिख लेते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिका में होता है। यह सिर्फ जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका में होता है। अब बात आती है जनन कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो जनन कोशिकाएं होती हैं मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवम। शुक्राणु एवं अंडाणु। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं आगे। अब एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा, इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें विभाजन की क्रिया, इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। और इसमें देखिए 4 पुत्री सेल का निर्माण होता है। कितने का होता है? 4 पुत्री सेल का निर्माण होता है। तो लिख दीजिएगा, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अब हम यहां देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार से होता है। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मेल में तो होगा स्पर्म में, फीमेल में होता है ओवम में। अब देख लीजिएगा, मेल फीमेल। अब इसमें देखिए 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक को बोलते हैं ऑटोसोम, एक को बोलते हैं ऑलोसोम। इसी प्रकार से इसमें भी होता है ऑटोसोम और ऑलोसोम। ठीक है, ऑटोसोम इसमें होती हैं गुणसूत्र कितने? 44, इसमें 2, इसमें 44, इसमें भी 2। अब ये मेल है, मेल में होते हैं X, Y। फीमेल में XX होते हैं। कितने होते हैं? X और X क्रोमोसोम। अब जब इसमें देखिए अर्धसूत्री का मतलब, अर्ध का मतलब होता है क्या?
आधा, अर्ध का मीन्स आधा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी क्रोमोसोम का जो विभाजन होगा वो कितना होगा, यानी जो सेल डिवीजन होगा वो आधा आधा होगा। देख लेते हैं। देखो यहाँ से 22 का आधा कितना, सॉरी 22 का नहीं, 44 का आधा कितना होता है 22। इसी प्रकार से यहाँ पे इसका भी आधा कितना होगा 22। टोटल कितना हो गया 44। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन बन सकती है। देखिए एक्स आया मान के चलिए क्रोमोसोम, और यहाँ से भी एक्स आ गया, तो कितने हो गए 2 हो गए ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, लड़की, किसका जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा। 42 और 2 कितने हो गए 46 हो गया। पहला तो केस ये बन सकता है। दूसरी कंडीशन बन सकती है, यहाँ से मान के चलिएगा x ना आकर के कौन सा आ गया y, और यहाँ से, यहाँ तो x ही x है तो कौन सा आएगा x ही आएगा क्रोमोसोम। ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने हो गए 2। पहला तो ये केस हो सकता है, दूसरा ये होगा। तो यहाँ पे किसका जन्म हो गया, लड़के का। किसका जन्म होगा, लड़के का। ये 2 केस आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो 44 और 2 कितने हो गए 46। ये आपका कंप्लीट होता है अर्धसूत्री विभाजन। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और बाकी की इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।